वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। एपिसोड 1 ध्रुव। सुबह जैसे ही आकाश जगमगा उठा जबकि पूरा फैदर शहर अभी भी भोर से पहले अंधेरे में छिपा हुआ था। सिल्वर मून संप्रदाय में बैठे बाहरी शिष्य, यह ध्रुव आज तुम्हारा ऊर्जा कोश और मेरिडियन शक्ति शिराएं टूट जाने के कारण तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाओगे, इसलिए अब तुम्हें अपने पूरे जीवन में हमारे सिल्वर मून संप्रदाय के आसपास प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, आधा कदम भी नहीं। 50 से 52 वर्ष की आयु के एक बूढ़े ग्रैंड एल्डर की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने सख्त लहजे में कहा। उसके आसपास कई अन्य बुजुर्ग भी मौजूद थे और मुख्य सीट पर संप्रदाय का नेता बैठा था और ग्रैंड एल्डर की बातें सुन रहे थे। उनके सामने लगभग 15 वर्ष का एक युवक घुटनों के बल बैठा था। लेकिन ग्रैंड एल्डर, मेरा ऊर्जा कोश बिखर गया क्योंकि मैं औषधि उद्यान की रक्षा कर रहा था और यह आपका शिष्य अमित सिंह था जिसने एक मुख्य शिष्य की मदद से मेरा मेरिडियन शिराओं को तोड़ा। आपको उन्हें दंडित करना चाहिए, मुझे नहीं। ध्रुव ने कहा, शांत हो जाओ, तुम पहले से ही अपंध हो, कचरे का टुकड़ आहो, और फिर भी तुम यहाँ रहने के बहाने ढूंढने की हिम्मत कर रहे हो। बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैंने संप्रदाय के लिए इतना कुछ किया और फिर भी संप्रदाय मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ध्रुव पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए कहा, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ करने की कोशिश की है और फिर भी तुम हमसे बहस करने की हिम्मत करते हो। संप्रदाय के नेता ने तुम्हें पहले ही 3000 चांदी के सिक्के दे दिए हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही काफी है, ये तीसरे बुजुर्ग ने कहा था। संप्रदाय के नेता एल्डर तिलक राज, बचपन से ही मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, लेकिन अब पता चला कि आप इतने कठोर दिल वाले हैं। चूंकि यह ऐसा ही है तो मैं ध्रुव आज से सिल्वर मून संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूँ। ये कहने के बाद वह खड़ा हो गया और संप्रदाय के बाहर की ओर चलने लगा। रुको, ध्रुव रुक गया, पीछे मुड़ा और ग्रैंड एल्डर के साथ साथ सिल्वर मून न सेक्ट कई अन्य बुजुर्गों सहित सेक्ट के नेता को ठंडे चेहरे से देखा। अब क्या मुझे बताने के लिए अभी भी कुछ बाकी है? ध्रुव ने ठंडी आवाज में पूछा। बड़े बुजुर्ग ने कपड़े के एक टुकड़े की ओर इशारा किया जिसके अंदर छिपा हुआ लग रहा था और कहा, तुम ये चांदी के सिक्के लेना भूल गए, इसे ले लो और चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। और चिंता मत करो, मैं अपने दम पर जीवित रह सकता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन मैं अपना बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। उसने ये कहा, पलटा और चला गया। जब वह जा रहा था तो उसने कई शिष्यों को उसकी ओर इशारा करते और उसका मजाक उड़ाते सुना, जल्दी करो और देखो वह अपंग ध्रुव जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि इस घटना के बाद उसे संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ भींच लिए और मन ही मन कसम खाई कि यदि उसका ऊर्जा कोश वापस मिल जाए तो वह एक दिन अवश्य वापस आएगा और इन हृदयहीन शिष्यों और बुजुर्गों से अपना बदला लेगा। ये ध्रुव 15 साल की उम्र में शक्ति के 9वें सितारे पर पहुंच गया था। शक्ति के 9वें सितारे के साथ सिल्वर मून सेक्ट का एक बाहरी दरबारी शिष्य था। उसे संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। वह एक अनाथ था जो कि 5वें एल्डर जरान सिंह ने उसे संप्रदाय में ले आए। जब वह वहां बाहर था और उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा, उसने पाया कि ध्रुव में विशेषज्ञ बनने की प्रति आभा थी, इसलिए वह ध्रुव को अपने साथ संप्रदाय में वापस ले आया और उसे अपना उपनाम भी दे दिया। वह 5वें एल्डर के मार्गदर्शन में एक अच्छा जीवन जी रहा था और सिल्वर मून संप्रदाय को अपना घर बना लिया था। लेकिन न एक दिन उसने 5वें एल्डर जरान सिंह की मृत्यु की खबर सुनी। एल्डर जरान एक विशेष औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए दक्ष रैंक के 4थे सितारे वाले जादुई जानवर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। 5वें एल्डर की मृत्यु के बाद संप्रदाय में उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। संप्रदाय में उसका दर्जा खत्म हो गया और उसे औषधीय उद्यान में जड़ी बूटियों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। संप्रदाय के मजबूत शिष्यों द्वारा उसे अक्सर परेशान किया जाता था। इन सब के बाद भी उसने संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत की क्योंकि इस संप्रदाय ने उसे नया जीवन दिया था। कल वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक जादुई जानवर जो कि शक्ति के एकलव्य रैंक पर पहुंच चुका था, पहाड़ी भालू का शिकार करने के लिए ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट गया था। ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट से वापस आने और अपने मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट करने के बाद जैसे ही वह औषधीय बाग में दाखिल हुआ, उसने ग्रैंड एल्डर के शिष्य अमित को देखा जो शक्ति के 9वें सितारे में था, जो औषधि उद्यान से एक उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी चुरा रहा था। उसके बगल में एक और मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था जो एक शक्तिशाली आभा दे रहा था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन इसके बजाय उसे बुरी तरह पीटा गया, यहाँ तक कि उसका ऊर्जा कोश भी नष्ट कर दिया गया। न केवल उसका ऊर्जा कोश बल्कि कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी नष्ट कर दी गई। वह अभी भी दर्द से पीड़ित था। तभी अचानक कानून प्रवर्तन करने वाले शिष्य और बुजुर्ग आए और उसे रस्सी से बांध दिया और तब तक घसीटते रहे जब तक वह संप्रदाय के नेता के सामने नहीं पहुंच गया। वह अमित ने अपने गुरु ग्रैंड एल्डर की मदद से उसे फंसाया और उसे संप्रदाय से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों को भी सब कुछ समझाया लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे ये भी एहसास हुआ कि वहां मौजूद हर कोई उसके खिलाफ था। अचानक उसे याद आया कि ग्रैंड एल्डर को 5वें एल्डर जरान से कुछ शिकायत थी और वहां मौजूद बुजुर्गों ने ग्रैंड एल्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि सिल्वर मून सेक्ट के संप्रदाय के नेता ने भी नहीं।
उसने 6 साल तक अपने संप्रदाय की सेवा की, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने संप्रदाय के सदस्यों द्वारा बेरहमी से कुचला गया और इस वजह से वह सिल्वर मून संप्रदाय के प्रति घृणा से भर गया। जब वह धीरे धीरे काले बादल वन की ओर चला जा रहा था तो संप्रदाय के शिष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 2 मुठभेड़। इस आकाशीय महाद्वीप में ताकत ही सब कुछ है। ताकतवर लोग राज करते हैं, जबकि कमजोर लोग डर में जीते हैं। ताकत हासिल करने के लिए लोग शक्ति साधना और अभ्यास करते हैं। साधना को कई रैंक में विभाजित किया गया है और उन प्रमुख क्षेत्रों को आगे 9 स्टार में विभाजित किया गया है, और 9 स्टार के बाद एकलव्य और फिर दक्ष, महादक्ष, द्रोण और शक्तिमान ऐसे ही आगे है। सिल्वर मून संप्रदाय, जो संबल ग्राम देश में मौजूद कई संप्रदायों में से एक छोटा संप्रदाय था, यहाँ शिष्यों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बाहरी दरबार के शिष्य, आंतरिक दरबार के शिष्य और मुख्य शिष्य। वे शिष्य जिन्हें किसी बड़े व्यक्ति या संप्रदाय के नेता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य भी कहा जाता है। ध्रुव प्रत्यक्ष शिष्य था जब 5वें बुजुर्ग जीवित थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे बाहरी दरबार का शिष्य बना दिया गया और औषधि उद्यान में जड़ी बूटियों की देखभाल करने का काम दिया गया। वो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की ओर चलता है, क्योंकि जंगल से गुजरने के बाद वो लेना शहर तक पहुंच सकता है। अचानक उसे अपने शरीर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। वह जल्दी से बाईं ओर भागा। उस समय वह जहां था वहां एक धमाका हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि अमित 3 अन्य शिष्यों के साथ उसकी ओर आ रहा है। अमित, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा। हे, जो मैं चाहता हूँ मैं बस तुम्हें पीटने में कुछ मजा लेना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वह अचानक हथेली से हमला करते हुए ध्रुव की ओर बड़ा और जोरदार हमला किया। तभी एक पूरे जंगल में एक युवक की चीख गूंज उठी। ध्रुव कई कारणों से इस हथेली के हमले से बचने में सक्षम नहीं था। अब से पहले वह पहले से ही घायल था और उसका ऊर्जा कोश नष्ट हो गया था। दूसरा, अमित की गति बहुत तेज थी, उसने उसे चकमा देने का मौका नहीं दिया। एक बार फिर से अमित की हथेली उसके सीने पर हमला किया। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसकी सीने में सैकड़ों सुइयां घुस गई हो। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था, लेकिन इस हमले के बाद वो और भी ज्यादा घायल हो गया। उसके घाव और भी गहरे हो गए थे। पिटाई के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? कूड़े, अमित ने जमीन पर पड़े युवक से पूछा। बड़े भाई अमित, चलो उसे मार डाले। अमित के बगल एक लड़के ने कहा। नहीं, अभी नहीं, उसे धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। उसे उसके शरीर के अंगों के कटने का दर्द महसूस करने दो। हा, वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं, अमित के साथ आए शिष्यों में से एक ने कहा और ध्रुव के पेट में लात मार दी। ध्रुव उड़ गया, उसने मुंह भर खून उगल दिया। अमित सिंह, मुझे अभी मार डालो, अगर किसी भी तरह से मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव ने कहा। वह यहाँ मरने को तैयार नहीं था। वह यहाँ से भागने का कोई रास्ता सोचने लगा। वह एक निश्चित दिशा में भागा, ये सोचकर कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे अमित और उसके अन्याय से छुटकारा दिलाने में मदद कर सके। हे कूड़े, तुम कहाँ भाग रहे हो? अमित सिंह ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ध्रुव अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई थी। वो एक चट्टान के शीर्ष पर था। अब तुम जानते हो कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ओह, तो वहाँ एक खाई है, इसलिए तुम अपने रास्ते पर रुक गए। तुम्हारी हिम्मत भागने की है, अब मर जाओ। ये कहने के बाद अमित ने उसे लात मारी। वह उड़कर खाई में जा गिरा। ध्रुव ने अमित को देखा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह अपनी चेतना खो बैठा। ध्रुव, जो अपनी चेतना खो चुका था, लगभग 5 मीटर ऊंची काली घास की मोटी परत पर गिर गया। उसके शरीर से खून बहने लगा। ध्रुव के दिल से गहरा लाल खून टपक कर काली घास पर गिर गया। काली घास ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और लाल हो गई। वह अपनी आखिरी सांस पर था। अचानक एक परिवर्तन हुआ। घास पर एक काली रोशनी चमक उठी। पहले गिरा हुआ खून दरअसल उस काली गेंद में समा गया और ताज़ा खून सोखने के बाद वह काली गेंद अचानक कांपने लगी। कुछ समय बाद इसका रंग काले से बदलकर बहुरंगी हो गया। अचानक चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी की धाराएं फूट पड़ी। फिर काली गेंद, जो अब एक रंग बिरंगी गेंद बन गई थी, सीधे ध्रुव के दिल में घुस गई, मानो वह जिंदा हो। काली गेंद ध्रुव के दिल में घुस गई और गेंद से बहुरंगी ऊर्जा बाहर निकलकर उसके शरीर में विलीन होने लगी। इसके तुरंत बाद ध्रुव का शरीर बहुरंगी रोशनी से चमकने लगा। बहुरंगी प्रकाश अपने साथ सघन प्राण ऊर्जा लेकर आया और ध्रुव की क्षत छोटी ई ग्रस्त शिराओं की मरम्मत करने लगा। जब इसने ध्रुव के मेरिडियन की मरम्मत की तो बहुरंगी रोशनी उसके मेरिडियन से होते हुए उसके खून में चली गई। उसके बाद इसने हड्डी और मज्जा को उन्नत करना शुरू कर दिया। उसकी अस्थि मज्जा को उन्नत करने के बाद वह उसके ऊर्जा कोश में प्रवेश कर गया।
उसके ऊर्जा कोश की भी मरम्मत शुरू हो गई, क्योंकि उसमें सघन प्राण ऊर्जा वाला बहुरंगी पदार्थ प्रवेश कर गया। उसकी मेरिडियन बदल गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। उसकी अस्थि और मज्जा शुद्ध और उन्नत हो गई और उसका ऊर्जा कोश भी बहाल हो गया। जब ये सब हो गया तो उसके शरीर से रंग बिरंगी रोशनी गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। उसके दिल में मौजूद रंग बिरंगी गेंद भी वापस अपने मूल स्वरूप में आ गई और एक काली गेंद बन गई। ध्रुव के शरीर से एक काला तरल पदार्थ बाहर निकल आया। यह उसके शरीर की अशुद्धियां थी जो उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे ध्रुव को होश आ जाता है। मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। हाँ, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जीवित हूँ। ध्रुव जोर से हंसा। ये मेरे ऊर्जा कोश, इसकी मरम्मत हो गई है। हाँ, अब मैं एक बार फिर से शक्तिशाली बनने की राह पर चल सकता हूँ। अमित सिंह, ग्रैंड एल्डर संप्रदाय के नेता, सभी बस इंतजार करें। एक दिन मैं ध्रुव वापस आऊंगा और अपना बदला लूंगा। लेकिन कैसे? मेरी ऊर्जा कोश की, मेरी मेरिडियन शक्ति शिराओं की मरम्मत हुई। कैसे ये सब ठीक हो गया है और पहले से भी ज्यादा मजबूत है। ध्रुव अपनी आत्मिक ऊर्जा से अपने शरीर के अंदर की जांच शुरू की। अचानक उसे अपने दिल में कुछ दिखाई दिया। मेरे दिल में यह क्या है? ये एक मोती जैसी दिखती है और इस पर यह कौन सी तस्वीर बनी है? आकाश गंगा की एक तस्वीर। मुझे नहीं पता, अभी के लिए इसे रहने दो। लेकिन यह मोती वास्तव में क्या है? क्या इसने मेरे ऊर्जा कोश और मेरिडियन की मरम्मत की है? अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से एक खजाना है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 3, स्वर्गीय मोती। स्वर्गीय मोती। ध्रुव ने अपनी आत्मिक ऊर्जा से मोती को छुआ और अचानक उसे अपनी आंखें धुंधली महसूस हुई और जब सब कुछ स्पष्ट हो गया, या तो उसने खुद को दूसरी दुनिया में पाया। ध्रुव अचानक एक खूबसूरत घास के मैदान के बीच में आ गया। वहां एक जंगल था, पहाड़ थे, एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत सुंदर फूलों से घिरा एक बड़ा घास का मैदान था और शुद्ध जेड हरिताशम पत्थर से बना एक रास्ता था जो चारों दिशाओं में जाता था। उसने जेड पथ को देखा जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। जेड पथ जो बाएं ओर जा रहा था, पहाड़ों और नदियों की ओर जा रहा था। वो जेड पथ जो सही दिशा में जा रहा था, घने जंगल की ओर जा रहा था। वो नहीं जानता था कि पीछे की ओर जाने वाला जेड पथ कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता था और यही बात सीधे जाने वाले जेड पथ के लिए भी लागू थी। वो उस जेड पथ पर चलने लगा जो सीधे उस स्थान से जा रहा था जहां वह खड़ा था और सामने के दृश्य का आनंद ले रहा था। क्या हो रहा है? मैं वास्तव में कहाँ हूँ? ध्रुव सोचने लगा। जब वह उठा तो उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे क्षेत्र में पाया जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उसे पता चला कि वह मरा नहीं बल्कि जिंदा था और यहाँ तक कि उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन और ऊर्जा कोश की मरम्मत भी हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब मोती मौजूद था जिस पर एक आकाश गंगा या किसी चीज की तस्वीर बनी हुई थी। जब उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा से इसे जांचने की कोशिश की तो वह किसी तरह इस अजीब दुनिया में आ गया। वह अभी भी सोच ही रहा था कि अचानक एक जानकारी उसके दिमाग में उभरी। स्वर्गीय मोती। स्वर्गीय मोती, यह क्या है? क्या यह उस मोती का नाम है जो मेरे हृदय के अंदर है? क्या यह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया है? मैं यहाँ कैसे आया और मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? ये वे सवाल थे जिनके बारे में उसने अपने दिल के अंदर के मोती का नाम जानने के बाद सोचना शुरू किया। वह लगभग 2 से 3 घंटे तक जेड पथ पर चलता रहा और फिर उसे सड़क के अंत में एक 9 मंजिला शिवालय दिखाई दिया। वह 9 मंजिला पगोड़ा के सामने चला गया और उसने देखा कि पगोड़ा के गेट के बाएं ओर एक पत्थर का खंभा था जिसकी ऊंचाई करीब 1 मीटर थी। पत्थर के खंभे के ऊपर एक हाथ के निशान की छवि थी। जब उसने हाथ के निशान की छवि देखी तो उसने पाया कि इसकी ऊंचाई, लंबाई और मोटाई भी उसके अपने हाथ के समान ही है। क्या मुझे इस हाथ के निशान की छवि पर अपना हाथ रखना होगा? ये सोचने के बाद उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा जहां हाथ के निशान की छवि थी और फिर एक बदलाव हुआ। उसे लगा कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी घुस रही है और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी स्वर पर शासन करने के लिए किस्मत में लिखा है। चूंकि आप स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आज से आप अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाएंगे। आपको किसी के सामने अपना सिर झुकाने की अनुमति नहीं है। आप खुद के और अपने भाग के मालिक हैं। याद रखें, किसी को भी आपको नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी नहीं। किसी को भी मुझे नीची नजर से देखने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी नहीं। ध्रुव ये वाक्य बुद्ध आया और उसका खून खोलने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहा, हाँ, मैं ध्रुव अपने भाग्य और खुद का मालिक हूँ। किसी को भी मुझे नीची नजर से देखने का अधिकार नहीं है और किसी को भी मार्शल आर्ट के शिखर की ओर बढ़ने के मेरे रास्ते में खड़े होने का अधिकार नहीं है। यदि शैतान मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो तो मैं शैतान को 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। यदि देवता मेरा रास्ता रोककर खड़े हो तो मैं देवताओं को मार डालूंगा और यदि स्वर्ग मेरा रास्ता रोककर खड़े हो तो मैं ध्रुव स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। इसके बाद वह शांत हुआ और अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। चोर
चोर, उसने दरवाजे की तरफ देखा और स तरफ चलने लगा। जब वो 9 मंजिला पैगोडा के दरवाजे के सामने पहुंचा तो वह रुक गया और अंदर झांका। वहां सिर्फ अंधेरा था। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं, वो इसके बारे में सोचता है और फिर निर्णय लेता है। इसे भूल जाओ, क्योंकि मैं स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए मैं इस पर गौर करूंगा। वह एक कदम आगे बढ़ाकर दरवाजा पार करके 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अचानक उसके सामने रोशनी चमक उठी। कुछ सांस लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि इस मंजिल पर एक हांडी के अलावा कुछ भी नहीं था। अजगर हांडी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ध्रुव धीरे धीरे हांडी की और चला और जैसे ही वह हांडी को छूने वाला था, एक बार फिर उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ गई और जानकारी के माध्यम से उसने पाया कि 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर समय बाहर की तुलना में धीरे धीरे बहता है। यहाँ 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है। दूसरे शब्दों में यहाँ समय बाहर की तुलना में 3:1 के अनुपात में बहता है। ये जानकर वह बहुत खुश हुआ। इस टावर की मदद से वह बाहरी दुनिया से कई गुना तेजी से साधना कर सकता है और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में बहुत सघन है। और यहाँ से प्राप्त जानकारी के माध्यम से ध्रुव को पता चला कि फर्श के बीच में मौजूद हांडी में 3 प्रकार की स्मृति संग्रहित है और वह इन यादों को अपनी यादों के रूप में उपयोग कर सकता है। उसने जल्दी से कढ़ाई का ढक्कन खोला और 3 अलग अलग अवरोधों के अंदर 3 प्रकार की चमकदार रोशनी देखी। प्राप्त जानकारी से वह जानता था कि एक अवरोध से घिरी लाल रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन गोली देवता की वैद्य की स्मृति है। एक अवरोध से घिरी नीली रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन गठन फॉर्मेशन देवता की संरचनाओं के बारे में यादें हैं। और अंत में एक अवरोध से घिरी बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी में हथियार शोधन के एक प्राचीन देवता की हथियार शोधन की यादें हैं। और प्राचीन देवताओं की याद के अलावा वहां एक और चीज मौजूद थी और वह थी ड्रैगन कढ़ाई हांडी, अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रकाश की एक छोटी सी गेंद। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 4 यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक। नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक। ध्रुव को कढ़ाई के अंदर तैरती हुई उस छोटी सी रोशनी की गेंद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वह इस छोटी सी रोशनी की गेंद को लेकर थोड़ा उलझन में था। थोड़ा सोचने के बाद उसने ध्यान से अपना हाथ उस छोटी सी रोशनी की गेंद की ओर बढ़ाया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने प्रकाश की गेंद को छुआ, ध्रुव को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गया। ध्रुव की इच्छा शक्ति के बावजूद वह अपने दोनों हाथों से अपने सिर को थामे रखने से खुद को नहीं रोक सका। दर्द काफी देर तक रहा और फिर ध्रुव के दिमाग में कुछ अतिरिक्त विचार आया। ध्यान से पढ़ने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में जो बात आई थी वह एक साधना पद्धति थी जिसे 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक कहा जाता है। ये दुनिया, जिसे आकाशीय महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है, ये एक साधना की दुनिया है जहां हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। खुद को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने के तरीके को साधना विधि कहा जाता है। एक ऐसी तकनीक जो किसी के शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग शक्तिशाली हमले को मुक्त करने की शक्ति के रूप में करती है, उसे मार्शल आर्ट तकनीक या युद्ध कौशल कहा जाता है। चाहे वह साधना तकनीक हो या युद्ध कौशल, वे सभी 4 स्तरों में विभाजित हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सबसे निचला और फोर्थ सब से ऊंचा रैंक था। प्रत्येक स्तर को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, निम्न, मध्यम और उच्च रैंक। जब महाद्वीप पर सभी साधना पद्धतियां साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से संचित हो जाती है, तो वे प्रसारित हो सकती है और आत्मिक ऊर्जा के बंधनों को तोड़ सकती है और तब वे ऊपर के स्तर पर पहुंच सकती हैं। ध्रुव को यह नहीं पता था कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक किस स्तर की मानी जा सकती है। नहीं, इस पर कुछ लिखा था, इसमें केवल विधि और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इसका उल्लेख था। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक में कुल 9 परतें थी। जब कोई 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का अभ्यास करता है तो वह अपनी चेतना के सागर में एक सच्चा ड्रैगन बना सकता है और यहां तक कि ड्रैगन की क्षमताओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को चरम पर ले जाता है तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है और अपनी चेतना के सागर में दूसरा ड्रैगन बना सकता है और फिर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत के अभ्यास करने में सक्षम हो जाएगा। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की खेती करते हुए किस तरह का ड्रैगन बनाया जा सकता है, ये व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता है। यह एक शक्तिशाली ड्रैगन भी हो सकता है और यह एक कचरा ड्रैगन भी हो सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक में साधना की कोई बाधा नहीं थी, जिसका अर्थ ये भी था कि चाहे किसी भी कारण से उसकी साधना में रुकावट आई हो, इस साधना पद्धति में सब कुछ ठीक था। इस साधना पद्धति के बारे में पढ़ने के बाद ध्रुव तुरंत खुश हो गया। उसे कभी नहीं पता था कि एक दिन उसे इस तरह की साधना तकनीक मिल सकती है। उसने ये भी सोचा कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक एक अफवाह ली पौराणिक स्तर की तकनीक है जो 4th रैंक की तकनीकों से एक
स्तर अधिक है। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश की। अमित सिंह द्वारा अपमानित होने और सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकाले जाने के बाद वह अंततः ताकत के महत्व को समझ जाता है। जब उसकी भावनाएं पूरी तरह से शांत हो गई तो ध्रुव 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर क्रॉस लेग बैठ गया। उसके हाथ धीरे धीरे नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के निर्देशों के अनुसार मोहरे बना रहे थे। उसके शिराओं की मरम्मत के बाद वह केवल एकलव्य रैंक के पहले सितारे में था। उस मोहर के बनने के बाद आसपास के क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। उसका शरीर एक चुंबक की तरह था क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी तो वह उसकी मध्य रेखा ओं का अनुसरण करती हुई उसके शिराओं में प्रवाहित होती थी, जैसे कि एक नदी को सागर ने निगल लिया हो। उसके शिराओं के अंदर पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बादल था, जो कि नो ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का पालन करते हुए बादल धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता गया, एक जार की तरह। जब अंदर बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है तो जार टूट जाता है और बिखर जाता है। ऊर्जा के बादल के टूटने के बाद उसके शिराओं में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो ध्रुव के शिराओं के साथ तेजी से पीछे की ओर बहने लगी। जैसे ही उसके शिरा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में वापस आई, ध्रुव के मेरिडियन वास्तव में साफ आंखों से देख आई देने वाली गति से फैलने लगे। जैसे जैसे उसके शिराओं फैलते गए ध्रुव का शरीर लगातार मजबूत होता गया। आदि उसके बाद सारी आत्मिक ऊर्जा उसके शिराओं में वापस आ गई और आत्मिक ऊर्जा का ये बादल पहले की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अविश्वास से अपने शिराओं को देखा। उसने अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखें उत्साह से भर गई। और शरीर का थोड़ा अभ्यास करने के बाद एकलव्य के प्रथम चरण से तीसरे चरण में पहुंच गया। ओह बूम! एक जोरदार मुक्का लगने से 9 स्टोरी पैगोडा की पूरी पहली मंजिल पर विस्फोट की आवाज गूंज उठी। यह बिल्कुल अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति जो अभी अभी एकलव्य रैंक के तीसरे सितारे में पहुंचा है, उसके पास इतनी महान शक्ति होगी। मेरे लिए एकलव्य रैंक के छठे या सातवें सितारे के खिलाफ मुकाबला करना मुश्किल नहीं है। शांत होने के बाद उसने नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी चेतना के सागर में एक सच्चा ड्रैगन बनाना चाहता था, क्योंकि सच्चा ड्रैगन बनाने के बाद ही वह और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था और उसके पास कुछ जीवन रक्षक क्षमताएं होंगी और वह और भी तेजी से साधना कर सकेगा। नो ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की प्रत्येक परत का अपना लाभ है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और छोटी EF एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 5 स्वर्ग निगलने वाला दिव्य ड्रैगन। जब ध्रुव स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा का संचार करना शुरू किया और नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के अनुसार राहत की मोहर बनाई तो उसकी चेतना के सागर में एक ड्रैगन की काल्पनिक रूपरेखा उभरने लगी। ये देखकर वह तुरंत उत्साहित हो जाता है। नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का अभ्यास करने से किस तरह का ड्रैगन बनेगा भूल जाओ। मुझे उम्मीद है कि यह एक बहुत शक्तिशाली ड्रैगन है, ताकि मेरी ताकत एक बार फिर बढ़ सके। और हाँ, इसमें ड्रैगन की क्षमताएं भी हैं। मैं इसे किस तरह की क्षमताएं प्राप्त कर सकता हूँ? कुछ देर सोचने के बाद वह पुनः शांत हो गया और नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के अनुसार ड्रैगन का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया काल्पनिक ड्रैगन और भी ज्यादा वास्तविक होता गया। सबस पहले इसकी पूंछ बनी, फिर पेट, उसके बाद पंख और पंजे और धीरे धीरे ड्रैगन का सिर बनने के बाद उसके पूरे शरीर पर अनगिनत शेल को भरने लगे। पता नहीं कितना समय बीत गया, आखिरकार काल्पनिक ड्रैगन ठोस रूप लेने लगा और वास्तविक बन गया। ध्रुव वर्तमान में बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान होकर नौ ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का परिश्रम पूर्वक संचालन कर रहा था। सिल्वर मून संप्रदाय, क्या गुरुजी, क्या ये सच है? हम आर्य संबल ग्राम देश के शाही शहर के प्रथम श्रेणी के संप्रदाय एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और शीर्ष 10 को संप्रदाय को चुनने का अधिकार होगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। अमित ने अपने सामने एक आलीशान कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। वह सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर माफार थे। हाँ, 1 महीने बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हमें प्रतियोगिता से कम 2 दिन पहले वहां पहुंचना होगा। आखिर हमें प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण भी तो करवाना है। प्रतियोगिता शुरू होने से 24 घंटे पहले पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना और प्रतियोगिता आयोजकों और वहां मौजूद संप्रदाय के सदस्यों की नजरों में आना याद रखें। प्रतियोगिता में शीर्ष प्रतिभागी इंपीरियल सिटी के 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करेंगे और शीर्ष 10 को वह संप्रदाय चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने प्रत्यक्ष शिष्य अमित को प्रतियोगिता के बारे में बताया तो ग्रैंड एल्डर और अधिक उत्साहित हो गए। हाँ गुरुजी, मैं प्रतियोगिता में अवश्य ही शीर्ष 10 में आऊंगा। हाँ गुरुजी, एक और बात, हम इंपीरियल सिटी जाने के लिए कब निकलेंगे? हम लगभग आधे महीने बाद। हम अपने सिल्वर मून संप्रदाय के 9 अन्य उत्कृष्ट शिष्यों के साथ उड़ने वाले जादुई जानवर पर अपने संप्रदाय से प्रस्थान करेंगे।
इंपीरियल सिटी तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से 5 दिन पहले हम वहां पहुंचेंगे। ग्रैंड एल्डर माफार ने चाय की चुस्की लेते हुए यह बात कही। हाँ गुरुजी, मैं समझ गया। अमित ने अपने गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को प्रणाम करते हुए कहा। अब जाओ अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और इन 10 दिनों में दक्ष रैंक में पहुंचने का प्रयास करो। यह अवरोध तोड़ने वाली गोली लो, मैं इन 10 दिनों में तुम्हारी यथासंभव सहायता करूंगा, बड़े बुजुर्ग ने कहा और अमित की ओर एक गोली की बोतल फेंक दी। अमित ने गोली की बोतल पकड़ी, उत्साह से बड़े बुजुर्ग की और झुका और चला गया। 9 मंजिला पगोडा की पहली मंजिल पर ध्रुव ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के अनुसार आत्मा ऊर्जा को प्रसारित कर रहा था और हाथ की मोहरें बना रहा था। गर्जन, एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ अचानक ध्रुव की चेतना के पूरे सागर में गूंज उठी। क्या एक सच्चा ड्रैगन ऐसा दिखता है? ध्रुव, जो अपने पहले ड्रैगन को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, उसने अपनी चेतना के समुद्र के अंदर देखा और एक पौराणिक दिव्य जानवर, एक सच्चा ड्रैगन देखा जो अपने पंख फैलाकर पूरे चेतना के समुद्र में अहंकार से उड़ रहा था। उस ड्रैगन का शरीर पूरी तरह से काला था और उसके काले पंखों पर खूबसूरत सुनहरी रेखाएं बनी हुई थी। यह उतना ही प्रभावशाली लग रहा था जितना कि एक पौराणिक असली ड्रैगन होना चाहिए। अचानक उस ड्रैगन की नजर ध्रुव पर पड़ी। वह उसकी ओर उड़ने लगा और उसके सामने उतर आया। ध्रुव के मन में वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई भगवान उसके सामने उतर आया हो। पूर्णविराम। ड्रैगन ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से ध्रुव की आंखों में देखा और अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और ध्रुव के माथे के बीच में प्रवेश कर गई। ध्रुव दर्द से कराहता है और एक बार फिर ध्रुव के दिमाग में कुछ जानकारी उभरती है। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन, स्वर्ग और पृथ्वी को खा जाओ और इसे अपने लिए उपयोग करो। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक दिव्य ड्रैगन था। किंवदंती का एक ड्रैगन, ये कुछ भी और सब कुछ खा सकता है। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन ना खा सके। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भी खा सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित शर्त है। इसमें कई क्षमताएं हैं, लेकिन ध्रुव स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन की केवल 2 क्षमताओं का ही उपयोग कर सकता है। सबसे पहले भक्षण की क्षमता, क्योंकि ध्रुव की ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी, वह केवल सीमित चीजों को ही खा सकता था। लेकिन इसमें एक फायदा था और वह ये था कि जब वह किसी को मारता है तो उस व्यक्ति की 30% आत्मिक ऊर्जा वह खा सकता था। लेकिन शर्त यह है कि उसे पहले मारना होगा और फिर खाना होगा। दूसरा, वह अपनी पीठ के पीछे ड्रैगन के पंखों की एक जोड़ी बना सकता है और उसे अपने पंखों की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह इन पंखों का उपयोग करके अड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। आमतौर पर केवल शक्तिमान रैंक का एक विशेषज्ञ ही उड़ सकता है, लेकिन अब ध्रुव स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन के पंखों का उपयोग करके उड़ सकता है। ध्रुव 2 क्षमताओं को पाकर बहुत उत्साहित हो जाता है। वह जिस व्यक्ति को मारेगा उसकी 30% आत्मिक ऊर्जा को खा सकता है। बेशक वह निर्दोष को नहीं मारेगा और वह चाहे तो इस दुनिया में आत्मिक ऊर्जा वाली किसी भी चीज को खा सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुल एशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करने के बाद कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 6 महादक्ष रैंक का भालू। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। आखिर जिस किसी को भी इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वह निश्चित रूप से तुलना से परे उत्साहित हो जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में कई अद्भुत क्षमताएं हैं, लेकिन ध्रुव अपनी ताकत की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद वह अपनी चेतना के सागर से बाहर निकल गया। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और 3 अलग अलग प्राचीन देवताओं की 3 यादें देखी। क्या अफसोस है, मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है, अन्यथा मैं कम से कम 3 यादों में से एक को अपने साथ मिला सकता हूँ। 9 मंजिल। आप पगोडा की पहली मंजिल पर आने के बाद उसे जो जानकारी मिली, उससे उसे पता चला कि यदि उसे 3 प्राचीन देवताओं की स्मृतियां प्राप्त करनी है तो उसे अवरोध को खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। पर प्राचीन वैद्य देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम दक्ष रैंक के 1 स्टार रैंक की शक्ति की आवश्यकता होगी। प्राचीन गठन संरचना देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम हादक्ष क्षेत्र के 1 स्टार रैंक की शक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन शिलालेख देवता की यादों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम शक्तिमान रैंक के 1 स्टार रैंक की शक्ति की आवश्यकता थी। अभी ध्रुव सिर्फ एकलव्य रैंक के 3रे सितारे में था। अगर वह 3 बाधाओं में से किसी एक को खोलना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और ताकत हासिल करनी होगी। आकाशीय महाद्वीप में केवल ताकत मायने रखती है, चाहे आपकी पहचान कितनी भी महान क्यों ना हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी किस्मत सिर्फ ताकतवर लोगों के कदमों में ही अटकी रहेगी। हाँ, यह अलग बात है कि अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है लेकिन आपके पीछे एक
शक्तिशाली समर्थक है। ध्रुव ने निराशा में अपना सिर हिलाया और 9 मंजिला शिवालय से बाहर निकल गया। एक बार फिर उसके सामने एक विशाल और खूबसूरत दुनिया प्रकट हुई। पत्थर के खंभे पर हाथ रखने के बाद उसे जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि इस विशाल दुनिया में 9 मंजिला शिवालय का इस्तेमाल अंदर की चीजों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। वह यहाँ स्वर्गीय मोती की दुनिया में एक जादुई जानवर भी पाल सकता है। वह जड़ी बूटियां उगा सकता है, उन्हें पाल सकता है और यहाँ तक कि स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में उनका पुनरुत्पादन भी कर सकता है। आकाशीय महाद्वीप में एक ऐसा उपकरण है जिसे स्टोरेज बैग कहते हैं। अगर कोई चाहे तो स्टोरेज बैग के अंदर कई चीजें रख सकता है। इसके अलावा एक लोकल रिंग भी है। लोकल रिंग के अंदर कई चीजें रख सकते हैं और उसे उंगली में पहन सकते हैं, लेकिन स्टोरेज रिंग बहुत दुर्लभ है और उनकी कीमत भी बहुत अधिक है, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें खरीद पाते हैं। यदि कोई जीवित पौधे या जड़ी बूटी को संग्रहित करना चाहता है तो उसे एक विशेष स्पेशल रिंग या कंगन की आवश्यकता होती है जिसे जीवंत रिंग या कंगन कहा जाता है, लेकिन ये स्टोरेज रिंग की तुलना में बहुत दुर्लभ और महंगा है। यहाँ अगर कोई आदमी होता तो वह ध्रुव को पागल कहता, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। जैसे ही ध्रुव ये सोच रहा था, उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गई और एक बार फिर जब उसके आसपास सब कुछ साफ हो गया तो उसने खुद को एक गहरे अंधेरे में पाया। उसे पता था कि वह उस खाई के तल पर था जिसे उसने पहले ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की चट्टान से देखा था। अचानक ध्रुव की पीठ पर खूबसूरत सुनहरी रेखाओं वाली काले ड्रैगन पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसने अपने ड्रैगन पंखों को फड़फड़ाया और आकाश में उड़ने लगा। जब वह चट्टान के शीर्ष पर पहुंचा तो वहां नीचे उतरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं लंबे समय तक ड्रैगन विंग्स का उपयोग नहीं कर सकता। जब उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस संभाली तो उसने एक बार फिर लिना सिटी की तरफ यात्रा शुरू किया। बूम! एक विस्फोट सुना। क्या वहां कोई लड़ रहा है? चलो चलकर देखते हैं। युद्ध की आवाजों का अनुसरण करते हुए ध्रुव जंगल में एक स्थान की ओर बढ़ गया। उसके सामने युद्ध और भी करीब आते जा रहा था। हर तरफ लकड़ियां और पत्थर उड़ रहे थे। कोई भी कल्पना कर सकता था कि युद्ध कितना भीषण था। कुछ ही देर बाद ध्रुव की नजर में एक विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। ये 3 मीटर लंबा भालू के आकार का जादुई जानवर था। सका शरीर मजबूत था और मोटी भूरी खाल थी। महादक्ष रैंक का भालू। ध्रुव इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें घूम गई। यह वास्तव में एक हिंसक भालू जानवर था। महादक्ष भी था, एक तीसरे सितारा का जादुई जानवर था जो कि किसी महादक्ष रैंक के तीसरे सितारे को आसानी से मार सकता है। और ध्रुव को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जो व्यक्ति इस महादक्ष रैंक के भालू के खिलाफ लड़ रहा था वह 16-17 साल की उम्र की एक युवा लड़की थी। उसने हरे रंग की फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके सुंदर परियों जैसे सफेद हाथ, लंबी टांगे और गर्वित चोटियों की जोड़ी, कुल मिलाकर उसका फिगर एकदम परफेक्ट है, जैसे स्वर्ग से आई हुई कोई परी हो। ध्रुव यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने जो कुछ हो रहा था वह सच था। उसने आसपास के माहौल की सावधानी पूर्वक जांच की और पुष्टि की कि लड़की वास्तव में बिना किसी सहायक के अकेली थी। यह विश्वास करना कठिन था कि 16-17 साल की लड़की में महादक्ष रैंक की ताकत है। ध्रुव हार न मानने से खुद को रोक नहीं सका। गर्जन भालू अपने सीने को पीटता रह और पंखे जैसी हथेलियों से लगातार हमला करता रहा। हर बार जब वह जमीन पर उतरता तो या तो पेड़ तोड़ देता या जमीन में गहरा गड्ढा बना देता। वो युवती एक कोमल तितली की तरह थी। उसने फुर्ती से हमले को चकमा दिया। उसके साथ में एक पन्ना हरा लंबा तलवार था। अपनी सफेद कलाई की हल्की लहर के साथ एक तेज तलवार आभा विशेष रूप से भालू की कमजोर आंखों, पेट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निशाना साधा। टकराना भालू को तलवार की आभा ने एक मोटे पेड़ में कुचल दिया। वह पेड़ कई टुकड़ों में टूट गया। कुछ देर बाद महादक्ष रैंक का भालू का शरीर अलग अलग गहरे घावों से भर गया। टपकते खून ने उसके फर को लाल कर दिया। कहानी में आग ये जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 7 आत्मिक मूल फल, स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट। ध्रुव अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने चुपके से अपना सिर हिलाया और उसी समय उसने सोचा, वह मुझसे केवल 1 या 2 साल बड़ी है और वह पहले से ही एक महादक्ष है। ये वास्तव में क्रोधित करने वाली बात है जब लोग एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती, युवा लड़की ने हल्के से भौं सिकोड़ते हुए कहा और वार करने के लिए हाथ में तलवार लेकर जादुई भालू की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने तलवार में अपनी ऊर्जा प्रवाहित की तभी तलवार पर एक सफेद बर्फ की परत दिखाई देने लगी। जैसे ही जादुई भालू हमला करने वाला था उसी समय युवती के हाथ में एक हरी लंबी तलवार किसी उल्कापिंड की तरह चमकने लगी थी और डिंग की आवाज करते हुए वह भालू के दोनों पंजों को चीरती हुई उसके पेट में जा घुसी। बहुत अच्छी तलवार कला है। ध्रुव उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जादुई भालू धम्म की आवाज करते हुए नीचे गिर गया और उसकी आंखें खुली रही जाती है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है।
छोटी लड़की जादुई भालू के पास गई और उसके सिर से आत्मिक मन का स्पिरिट क्रिस्टल निकाला और लगभग 15 मिनट तक आराम करने के बाद वह वहां से चली गई। युवती के चले जाने के बाद ध्रुव घने पेड़ के पीछे से निकला और धीरे धीरे जादुई भालू की लाश के पास पहुंचा। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने जादुई भालू की लाश को अपनी आत्मिक ऊर्जा से ढक दिया और उसे 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर रख दिया। ध्रुव के लिए बाकी 8 मंजिलें अभी भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसकी ताकत कम है। जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की अगली परत तक का साधना और सफलता प्राप्त करेगा, तभी वो 9 मंजिला मीनार की अगली मंजिल में प्रवेश कर सकता है। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की 9 परतें 9 मंजिला मीनार की 9 मंजिलों के अनुरूप है। जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की विभिन्न परतों की ट्रेनिंग करेगा, वैसे वैसे 9 मंजिला मीनार के ऊंचे मंजिल में प्रवेश कर सकता है और उस मंजिल को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकेगा। मैं महादक्ष रैंक के जादुई भालू की लाश से काफी पैसा कमा सकता हूँ। हे 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 हे। जादुई भालू की लाश को ठिकाने लगाने के बाद जैसे ही वह जाने वाला था, उसने कुछ दूरी पर एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट गुफा देखी। मृत भालू के बारे में सोचते हुए उसे एक स्पष्ट उत्तर मिला कि यह वही गुफा है जहां भालू रहता था। ध्रुव सावधानी से गुफा की ओर चला और गुफा के द्वार पर खड़े होकर एक शुद्ध महक ने उस पर हमला किया। ध्रुव ने अपनी भौं सिकोड़ ली और आगे बढ़ गया। 10 मीटर के बाद गुफा के अंदर एक साधारण सी जगह नजर आई। वहां का तापमान काफी कम था और जमीन पर कुछ झाड़ियां थी जो गुफा की दीवारों पर चढ़ रही थी, और वही एक पेड़ पर एक लाल रंग का एक फल लगा हुआ था जो उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। ध्रुव एकदम चौंक पड़ा और फिर जल्दी से पेड़ की ओर चला गया। वो फल एक शिशु की मुट्ठी जितना बड़ा था और चमक रहा था। ध्रुव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि फल से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रहा था। आत्मिक मूल फल, ये 3 शब्द अचानक उसके दिमाग में आए। उसे एक धुंधली सी याद बसती जब उसने सिल्वर मून संप्रदाय के गार्डन में जड़ी बूटियों की देखभाल शुरू की थी। तब उसने एक बार मेडिसिन गार्डन में इस स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट को देखा था। इस तरह के फल को पाना बेहद मुश्किल था और इसकी रक्षा एक शक्तिशाली जादुई जानवर द्वारा की जाती थी। यदि दक्ष रैंक के पहले सितारे का कोई विशेषज्ञ आत्मिक मूल फल निगल लेता है तो वह सीधे 3 या 4 स्तर ऊपर उठकर दक्ष रैंक के 4थे या 5वें सितारे तक पहुंच जाएगा। ध्रुव अभी एकलव्य के 3रे सितारे में ही था। अगर उसने ये स्पिरिट ओरिजिन फल निगल लिया तो वह किस स्तर पर पहुंच जाएगा, ये सोचकर उसने ध्यान से मूल फल को तोड़ा। तभी उसमें से हल्की और सुंदर खुशबू फैलने लगी। ध्रुव तुरंत जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसे निगल लिया। इसके तुरंत बाद आत्मिक मूल फल में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति ध्रुव के सारे अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी और उसका पूरा शरीर घने सुनहरे प्रकाश से भर गया। ध्रुव अपनी आत्मिक ऊर्जा को निर्देशित किया तथा फल की ऊर्जा सार को अपने शरीर में प्रवाहित करने के लिए और अवशोषित करने के लिए मार्ग दिखाया। मैं लापरवाह था। ध्रुव को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर आत्मिक मूल फल की ऊर्जा से फटने वाला था। ये फल कुछ ऐसा था जिसे केवल दक्ष रैंक के साधक ही खाने का साहस कर सकते थे। लेकिन ध्रुव ने अपने 3रे सितारे के एकलव्य रैंक के साथ ही बिना अपनी आंखें झपकाए इसे निगल लिया। ध्रुव ने जल्दी से 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का उपयोग करना शुरू कर दिया। तब कुछ समय बाद ही उसका दर्द कम होने लगा। तभी उसके चेतना के सागर के अंदर एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और आत्मिक मूल फल से निकलने वाली सारी आत्मिक ऊर्जा स्वर्ग निगलने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा निगल ली गई। कुछ समय बाद स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन द्वारा निली गई सभी आत्मिक ऊर्जा धीरे धीरे दिव्य ड्रैगन द्वारा उसके शरीर में डालना शुरू कर दिया और उसने इसे धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद बूम, एकलव्य रैंक के 4थे सितारे पर शक्ति बढ़ गई और फिर 5वां सितारा और फिर 6ठा सितारा। पता नहीं कितना समय बीत गया। वह लगातार आगे बढ़ता रहा और एकलव्य रैंक के चरम पर पहुंचने के बाद ही रू का शरीर को संयमित करने के बाद एकलव्य रैंक का 9वां चरण पर जाकर रुका। ध्रुव तुरंत उत्साहित हो गया और वह एक ही छलांग से एकलव्य रैंक के 3रे सितारे से एकलव्य रैंक के 9वें सितारे तक पहुंच गया। एक आत्मिक मूल फल ने इतने कम समय में उसकी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा ध्रुव अभी भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अब उसके पास दक्ष रैंक के 2रे सितारे के एक साधक के भी खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास है। ध्रुव वहां और अधिक नहीं रुका। वह उठकर लिना शहर की ओर चला गया और पूरे 3 दिन तक चलने के बाद वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट पार करने के बाद वह लिना शहर में पहुंचा गया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 8 ट्रेजर हॉल। जैसे ही ध्रुव गेट से गुजरा और शहर में दाखिल हुआ, कुछ देर पूछने के बाद वह एक दिशा की ओर चल पड़ा। लगभग 15 मिनट चलने के बाद ध्रुव एक बड़ी इमारत के सामने रुक गया जहां लिखा था ट्रेजर हॉल। आलीशान इमारत खूबसूरती से सजाई गई थी और ये लिना शहर के सबसे अच्छे इलाके में स्थित थी।
एक नज़र से ही कोई बता सकता है कि यह सामान्य सत्ता के तहत कोई व्यवसाय नहीं था। ध्रुव बड़े कदमों से अंदर आया। ट्रेजर गैदरिंग हॉल संबल ग्राम देश में एक दुर्जय शक्ति के अधीन एक व्यवसाय है और संबल ग्राम देश के हर शहर में इसकी शाखाएं हैं। खजाना इकट्ठा करने के अलावा ट्रेजर गैदरिंग हॉल ने कई खजाने भी बेचे हैं। अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कुछ चाहिए? ध्रुव अभी ट्रेजर हॉल में दाखिल हुआ ही था, तभी एक स्टाफ उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा और एक पेशेवर मुस्कान प्रकट की। मैं एक महादक्ष रैंक के जादुई जानवर की लाश बेचना चाहता हूं, ध्रुव ने स्टाफ से कहा। महादक्ष रैंक के जादुई जानवर की लाश बेचना चाहते हैं? स्टाफ ने ध्रुव की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। तब स्टाफ ने ध्रुव को ट्रेजर हॉल के दूसरी मंजिल पर ले गया और ध्रुव को एक काउंटर के सामने खड़ा कर दिया। अतिथि, आप क्या बेचना चाहते हैं? काउंटर के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी शांत भाव और भावशून्य चेहरे के साथ पूछा। जैसे ही ध्रुव ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की शक्ति देखने की कोशिश की तो उसने तुरंत देख लिया कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी दक्ष के 5वें सितारे पर है। और उस व्यक्ति की साधना को देखने के बाद ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई और वह दृढ़ता और निर्णायक रूप से कहा, महादक्ष रैंक के जादुई जानवर की लाश। महादक्ष रैंक के जादुई जानवर की लाश। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ध्रुव की बात सुनकर दंग रह गया और उसने पूछा, अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस तरह के जादुई जानवर की लाश बेच रहे हैं? ध्रुव ने जादुई जानवर की लाश को मध्यम आयु वर्ग के आदमी के सामने निकाल कर रख दिया। स्टोरेज अंगूठी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जादुई भालू की लाश की अचानक उपस्थिति से आश्चर्य हुआ और सहज रूप से ध्रुव की उंगली को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ट्रेजर हॉल में प्रवेश करने से पहले ध्रुव ने अपनी उंगली पर एक सामान्य अंगूठी पहनी थी, ताकि अगर वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया से कुछ भी बुलाए तो लोग सोचे कि उसके पास एक स्टोरेज अंगूठी है। और अब ये तरीका वाकई काम कर गया। उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को लगा कि उसके पास स्थानिक अंगूठी है और इसीलिए वह अचानक भालू की लाश को बुलाने में सक्षम था। अतिथि, जादुई भालू की यह लाश में कोई मामूली जानवर नहीं है और चूंकि यह महादक्ष रैंक का जादुई जानवर है, इसलिए हम आपको 1 लाख चांदी के सिक्के देंगे। क्या ये ठीक है सर? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा और ध्रुव को देखा। ठीक है, तो यह है 1 लाख चांदी के सिक्के। मेहमान, क्या कोई और चीज है जिसके लिए आपको हमारी मदद चाहिए? अधेड़ उम्र के आदमी ने ध्रुव को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देते हुए कहा। ध्रुव ने खुशी खुशी चांदी के सिक्के स्वीकार किए और कहा, नहीं धन्यवाद, और फिर वह मुड़कर चला गया। ध्रुव को जाते देखते हुए जब वो पहले ही ट्रेजर हॉल के द्वार को पार कर चुका था, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर स्टाफ से कहा, क्या देख रहे हो, जाओ काम करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिले जाएगा। हाँ, धन्यवाद, सीनियर अटेंडेंट ने कहा और चला गया। ट्रेजर हॉल छोड़ने के बाद ध्रुव ने एक सराय ढूंढी और एक कमरा बुक किया और बिस्तर पर लेट गया और पिछले 5 दिनों में हुई हर चीज के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले अमित सिंह औषधि उद्यान से एक जड़ी बूटी चुराता है और फिर वह उसकी पिटाई करता है। उसके बाद फिर अमित और उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर रणधीर ने उसे फंसाया और संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। जब वह लिना सिटी जाने के लिए जंगल में चल रहा था तो अमित ने एक बार फिर उस पर हमला किया और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। वहां उसे स्वर्गीय मोती नामक एक महान संपत्ति प्राप्त हुई। फिर स्वर्ग बड़ी यमोती के अंदर की दुनिया, 9 मंजिलों वाला शिवालय और 3 प्राचीन देवताओं की 3 यादें, 9 ड्रैगन, यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक, स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन ... और जब वो दिव्य मोती से बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत लड़की को 3रे सितारे के महादक्ष जादुई भालू के साथ लड़ते हुए देखा और उसके बाद उसने उसकी लाश और आत्मिक मूल फल प्राप्त किया और एकलव्य के 9वें सितारे में सफलता प्राप्त की। इन चंद दिनों में उसके साथ सब कुछ घटित हो गया। ये चंद दिन उसके लिए चंद सालों जैसे थे। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। वह अगले दिन ही जागा। काफी देर तक नहाने के बाद वह सराय से बाहर आया और कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला गया। उसने एक कोने में एक मेज ढूंढी और बैठ गया। वेटर, मुझे अपना सबसे अच्छा व्यंजन और सबसे अच्छी शराब दो, ध्रुव ने वेटर से कहा और अपने आसपास की तरफ देखने लगा। ये रेस्टोरेंट थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था, इसलिए वह सुनने लगा कि दूसरे क्या बातें कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इंपीरियल सिटी के 5 महान संप्रदाय एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और शीर्ष 100 को 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करने के लिए चुना जाएगा और शीर्ष 10 को उस संप्रदाय को चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। एक युवक ने अपने साथी से पूछा। बेशक मुझे पता है, प्रतियोगिता के आधिकारिक रूप से शुरू होने में अब केवल 25 दिन बचे हैं और यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराना होगा और प्रतियोगिता आके एक दिन पहले पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। युवक के सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा।
हाँ, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता 16 वर्ष की आयु और पहले एकलव्य रैंक का 8वां सितारा है। मैं प्रतियोगिता देखने के लिए वहां जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहां देखने जाऊंगा। ये सुनने के बाद ध्रुव आंखें चमक उठी। 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता जिसमें 100 लोग संप्रदाय में प्रवेश करेंगे और शीर्ष 10 को वह संप्रदाय चुनने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें वे प्रवेश करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अगर मैं अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे 5 महान संप्रदायों में से एक में प्रवेश करना होगा, ध्रुव ने सोचा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 9 नीलामी। ध्रुव को अभी भी जंगल में वो लड़की और उसकी ताकत याद है। 16 या 17 साल की उम्र में उसके पास पहले से ही एक महादक्ष रैंक की ताकत है और वह ध्रुव जिसके 16 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, उसके पास सिर्फ 9वें सितारे के एकलव्य रैंक की ताकत है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। एक लंबी सांस लेने के बाद ध्रुव ने अपने द्वारा खाए पिए गए व्यंजनों और मदिरा का बिल वेटर को चुकाया और रेस्तरां से बाहर चला गया। वह सड़क पर घूम रहा था जब उसकी नज़र कुछ लोगों के समूह पर पड़ी। उन लोगों के समूह में कुछ भी दिलचस्प नहीं था, बस वे नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें पता है कि 3 दिन बाद झा परिवार के नीलामी घर में एक नीलामी होने वाली है? 20 साल के एक युवक ने अपने 3 अन्य दोस्तों से कहा। हाँ, और यह एक बड़े पैमाने पर नीलामी भी होगी जो केवल हर 6 महीने में होती है। दूसरे युवक ने, जिसकी त्वचा कुछ हद तक काली थी, अपने सामने खड़े युवक से कहा। ध्रुव को अचानक दिलचस्पी हो गई। लेना शहर एक ऐसा शहर था जो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की सीमा पर स्थित था। इसल छोटी वहां निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें बेची जाएंगी और यहां तक कि एक बड़े पैमाने पर नीलामी भी होने वाली थी। शायद कुछ चीजें जिनमें उसकी रुचि होगी नीलामी के दौरान सामने आएंगी। फिर वह उन लोगों के सामने गया और एक युवक से विनम्र स्वर में पूछा, भाई, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि अगर मैं झा परिवार नीलामी घर की नीलामी में भाग लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ध्रुव सीधे मुद्दे पर आया और उसी समय उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए। युवक की आंखें चमक उठी। चांदी के सिक्के एक तरफ रखते हुए उसने जल्दी से कहा, हे भाई, आप दक्षिण पूर्व में सीधा जाइए और वह आगे लिखा होगा। ध्रुव फिर वहां से रास्ता पूछकर चला गया और रसीदा झा परिवार के नीलामी घर के बाहर पहुंच गया और बाहर खड़े नौकर से पूछने लगा कि क्या शुल्क है। तब नौकर ने बताना शुरू किया कि प्रवेश शुल्क के 2 स्तर हैं, वह बोली लगाने का अधिकार प्राप्त करने और हॉल में एक सीट पर बैठने के लिए 100 चांदी के सिक्के खर्च देना होगा और दूसरा, बोली लगाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 10,000 चांदी के सिक्के खर्च करना होगा और झा परिवार आपको एक निजी कमरा और सबसे व्यापक से वह प्रदान करेगा। एक सामान्य सीट के लिए 100 सिल्वर के सिक्कों की आवश्यकता होती है। ध्रुव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। वह आश्चर्यचकित था और उस निजी कमरे के लिए वास्तव में 10,000 चांदी की आवश्यकता है। एक छोटे से परिवार के लिए मासिक भत्ता 10,000 चांदी है और यहाँ झा परिवार के नीलामी घर में एक निजी कमरे की फीसी 10,000 चांदी है। धन्यवाद भाई। ध्रुव ने 10,000 सिल्वर के सिक्कों का भुगतान किया और हाथ बढ़ाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाया, अगर मुझे ये पता होता तो मैं सिल्वर मून संप्रदाय से बाहर निकलने से पहले संप्रदाय के नेता द्वारा दिए जा रहे 3,000 चांदी के सिक्के ले लेता तो अच्छा होता। मुझे इन 3 दिनों में कुछ पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा, अन्यथा मैं 3 दिन बाद नीलामी में कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद भी उसे कोई ऐसा तरीका नहीं सूझता जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। चलो पहले स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, शायद वहां मुझे कुछ पैसे लायक चीज मिल जाए। ये सोचते हुए वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर गया और जिस कमरे में था वहां से गायब हो गया। ध्रुव एक बार फिर स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में आया। उसके सामने खूबसूरत घास का मैदान था जो कई तरह के खूबसूरत फूलों से ढका हुआ था। दाईं ओर कुछ दूर घने और लंबे पेड़ों वाला जंगल था और घास के मैदान के बाईं ओर कुछ दूर पहाड़ और नदियां थी। घास के मैदान के बीच से एक जेड का बना हुआ रास्ता है जो हर दिशा में जाता था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने 9 मंज छोटी इला पगोड़ा की ओर जाने वाला जेड पथ चुना था जो घास के मैदान से सीधा रास्ता था। इस बार उसने घास के मैदान के बाएं ओर का रास्ता चुना और पहाड़ों और नदियों की ओर जाने वाले जेड पथ पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद वह एक नदी के सामने पहुंचता है जो जंगल की ओर बह रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि नदी में आत्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक सघन था। वह आसपास की चीजों को देख रहा था और नदी पार करने में मदद करने वाली किसी चीज की तलाश कर रहा था। वह पहाड़ पर जाना चाहता था। उसके दिल में कुछ उम्मीद थी कि शायद पहाड़ों में उसे कुछ दुर्लभ क्या ऐसा कुछ मिल जाए। नदी के उस पार सैकड़ों पहाड़ थे। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला जिससे होकर वह
नदी पार कर सके। जब वह निराश होकर जाने को हुआ तो अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के सूखे मोटे तने पर पड़ी। उसके दिमाग में का विचार आया और वह पेड़ के मोटे तने के पास आया और उसे चाकू से काटने लगा। वह चाकू एक मध्यम स्तरीय सामान्य हथियार था जो उसे उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें बुजुर्ग ने दिया था। उस तने से नाव बनाने में उसे पूरा एक दिन लग गया। उसने नाव को सरकाया और नदी में ले गया। सब कुछ हो जाने के बाद उसने नाव को नदी में चलाना शुरू किया। रास्ते में उसे पानी की कई बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह यह ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से नदी पार की। ध्रुव ने अपनी नाव नदी के किनारे खड़ी की और नाव से नीचे उतर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत सारे पहाड़ दिखाई दिए। ध्रुव ये भी नहीं देख पाया कि किसी भी पहाड़ की चोटी कहाँ स्थित थी। पहाड़ बहुत ऊंचे थे। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। एपिसोड 10, एक बड़ा भाग्य। ध्रुव पहाड़ों के चारों ओर घूमता रहा और उसने अपेक्षाकृत छोटे पहाड़ की खोज करने का फैसला किया क्योंकि उस पहाड़ से कुछ चमकदार रोशनी निकल रही थी। छोटे पहाड़ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, ध्रुव ने सोचा। जब ध्रुव उस छोटे पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस छोटे पहाड़ के चारों ओर कई छोटी छोटी गुफाएं थी। गिनती करने पर उसे पता चला कि वहां कुल 12 गुफाएं थी, लेकिन एक गुफा को छोड़कर बाकी सभी गुफाओं के दरवाजे एक प्रकाश अवरोध से ढके हुए थे। ये वही अवरोध था जिसे ध्रुव ने 3 प्राचीन देवताओं की यादों में देखा था। ये देखकर ध्रुव समझ गया कि यदि वह अन्य गुफाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक अलग स्तर की ताकत की आवश्यकता होगी, जो बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। जब ध्रुव छोटे पहाड़ की ओर जा रहा था तो उसने सबसे पहले जो प्रकाश देखा था वह पहली गुफा से चमक रहा था, जो बिना किसी अवरोध के थी। चूंकि पहली गुफा के दरवाजे पर कोई अवरोध नहीं था, इसलिए ध्रुव उसमें घुस गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र गुफा की दीवारों पर पड़ी। रात में सितारों की तरह चमकते हुए कई चमकीले पत्थर उस पर जड़े हुए थे। आत्मा क्रिस्टल। जब ध्रुव ने उन पत्थरों को देखा तो वह आश्चर्य से जोर से चिल्लाया। ये वास्तव में एक क्रिस्टल खान थी। ध्रुव को इतना सदमा लगा कि वह कुछ समय तक संभल नहीं सका। यह एक क्रिस्टल की खान थी जो स्पिरिट स्टोन का उत्पादन करती है, जो सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती थे। ध्रुव आत्मिक पत्थरों से अपेक्षाकृत अधिक परिचिता थी क्योंकि उसने एक बार सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डेर जरानसी के हाथ में एक आत्मिक पत्थर देखा था। उस समय जब उसने उस पत्थर के बारे में पूछा कि क्या है ये, तो 5वें एल्डर जरान ने उसे आत्मा स्पिरिट पत्थरों के बारे में सब कुछ समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि वह भाग्यशाली थे। जब वह अपने किसी निजी काम से संप्रदाय से बाहर गए थे तो आत्मा पत्थर उन्हें मिल गया था। स्पिरिट स्टोन एक प्रकार का क्रिस्टल था जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इस क्रिस्टल में निहित शक्ति को न केवल मानव शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता था, इसके अलावा ये स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक अपरिहार्य सामग्री थी और इसका उपयोग इसके शक्ति स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली सरणी संरचना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यदि सरणी स्थापित करने में स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया जाता है तो ये सरणी के समय और शक्ति को भी बहुत बढ़ा देगा। स्पिरिट स्टोन के उपयोग बहुत व्यापक थे और बाजार में इनका बहुत महत्व था। स्पिरिट पत्थरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, मध्य श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था, जो 10,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थे। दूसरी ओर एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 1,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था, जबकि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर था। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, हा हा हा। ध्रुव पागलों की तरह हंसने लगा और स्पिरिट क्रिस्टल को ध्यान से देखने पर ध्रुव को पता चला कि वे सभी क्रिस्टल निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल थे। यद्यपि वे केवल निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर थे, लेकिन इस गुफा में इन निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों की संख्या अनगिनत थी। ध्रुव ने कुल 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर खोद कर निकाले। उन आत्मा पत्थरों को दूर रखने के बाद वह गुफा से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने एक बार फिर छोटे पहाड़ के चारों ओर 12 गुफाएं तथा उस छोटे पहाड़ को चारों ओर से घेरे हुए 12 बड़े पहाड़ देखे। उन 12 बड़े पहाड़ों और उस छोटे पहाड़ में 12 गुफाओं को ध्यान से देखते हुए ध्रुव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे 12 छोटे गुफाएं इन 12 बड़े पहाड़ों से जुड़ी हुई थी। स्पिरिट क्रिस्टल की खदानें वास्तव में उन बड़े पहाड़ों के अंदर हैं, लेकिन उन 12 बड़े पहाड़ों की खदानों की ओर जाने वाला दरवाजा छोटे पहाड़ के 12 गुफाएं थी। जैसे ही ध्रुव ने इस बारे में सोचा, वह स्वर्गीय मोती के रहस्यों से और भी अधिक अभिभूत हो गया। आखिर ये स्वर्गीय मोती कहाँ से आया? ये स्वर्गीय मोती किस तरह का खजाना है? जितना अधिक वह सोचता उतना ही अधिक बेचैन होता। छोड़ो, हो सकता है कि भविष्य में मुझे मेरे इन सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे इसे अच्छी तरह छिपाना होगा। अगर किसी को स्वर्गीय मोती के बारे में पता चल गया तो मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंतजार कर रही होगी और वह चीज है विपत्ति।
एक लंबी सांस लेकर उसने अन्य 11 गुफाओं की ओर देखा। पहली गुफा में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान है। मान लीजिए कि दूसरी और तीसरी गुफा में क्रमशः मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान है। तो फिर उन अन्य 9 गुफाओं में वास्तव में क्या है? बाकी 9 बड़े पहाड़ों में क्या है? भूल जाओ। जब मुझमें अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी तो मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि उन 9 अन्य बड़े पहाड़ों में क्या है। इसके बारे में सोचते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाया और घास के मैदान में लौट आया। वह वहां बैठकर कुछ देर तक ध्यान में लगे रहा और फिर अपनी स्थिति को समायोजित किया और स्वर्गीय मोती की दुनिया से चला गया। एक बार फिर उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कुछ देर बाद ध्रुव कमरे से बाहर आया और खाने पीने के लिए रेस्तरां में चला गया। वेटर ने उसे उसके ऑर्डर किए गए व्यंजन परोसे। जब वेटर जाने वाला था तो ध्रुव ने अचानक पूछा, वेटर, झा परिवार द्वारा आयोजित नीलामी कब शुरू होगी? जैसा ही ध्रुव ने पूछा उसने उसे एक चांदी का सिक्का भी दिया। जब वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में था तो वह समय के प्रवाह को भूल गया। इसलिए वह भ्रमित हो गया कि जिस दिन से वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में आया था तब से कितना समय बीत चुका है। चांदी का सिक्का देखकर वेटर की आंखें चमक उठी। उसने झट से चांदी का सिक्का उठाकर जेब में रख लिया और बोला, ग्राहक, नीलामी अभी 2 घंटे में शुरू होगी। क्या आपका कोई और सवाल है? नहीं, धन्यवाद, ध्रुव ने वेटर से कहा। फिर वेटर चला गया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए स्वर्ग विरोधी योद्धा, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स स्टोरी नॉवल 2.0 चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।